हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हमारा टॉपिक है प्रिज्म और विक्षेपण। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है और किस प्रकार से प्रिज्म से रंग बिरंगे कलर निकलते हैं, विबग्योर क्या होता है। ठीक है, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इंद्रधनुष में कलर दिखाई देते हैं और किस प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं, हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं और ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई नहीं देते। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ने वाले इस क्लास में। अगर एग्जाम में इसमें से कोई भी प्रश्न आ गया, ठीक है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, इससे पहले की और भी क्लासें हमने क्या कर दी है, डाल दी है। उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर टैप करोगे तो आपके सामने पूरी क्लासें स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगी, तो उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा है यहाँ पर टॉपिक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए, प्रिज्म क्या है। प्रिज्म के दो त्रिकोणीय आधार और तीन पार्श्व फलक होते हैं। प्रिज्म एक त्रिकोणीय संरचना होती है। ठीक है, इसमें दो तो त्रिकोणीय आधार, तीन कोने वाले दो तो आधार होते हैं। आधार के मतलब जहाँ पर वो टिके होते हैं, और तीन पार्श्व फलक होते हैं। पार्श्व मतलब अगल बगल के जो चारों ओर होते हैं वो फलक होते हैं। प्रिज्म के डायग्राम से भी आपको समझाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रिज्म का कोण, जब दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण होता है। प्रिज्म कोण क्या होता है, जो दो पार्श्व मिलते हैं उनके बीच में जो कोण होता है उसे कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है, आगे है विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, देखिए, आपतित किरण तथा निर्मित किरण के मध्य के कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण मतलब जो किरण आ रही है, और परावर्तित मतलब या फिर निर्मित मतलब जो किरण टकराकर जा रही है। तो आपतित और अपवर्तित या फिर निर्मित किरण के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण। तो डायग्राम में देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, अगला है विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है, देखिए, जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को विक्षेपण कहते हैं। जब किसी सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म के अंदर से होकर गुजारते हैं, ठीक है, तो गुजरने के बाद वो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में बदल जाता है, और 7 रंगों में जो वो बदलता है तो इसी घटना को कहते हैं विक्षेपण। तो आगे देखते हैं, यह 7 रंग बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। रंगों का क्रम देखिए इसी प्रकार से क्रम होता है, तो इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे हम। ठीक है, इनका क्रम यही होता है, तो इनको ट्रिक से याद रखेंगे क्रम वाइज। तो क्या नाम रखेंगे, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर नाम याद रखेंगे, जिससे हम सबको क्रम वाइज देख सकते हैं। कैसे, देखिए, वी का मतलब होता है वोयलेट, वोयलेट यानी बैंगनी। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट आ गया हमारा। आई का मतलब होता है इंडिगो। ठीक है, यहाँ पर सेकंड आ गया हमारा। बी का मतलब होता है ब्लू, ब्लू यानी नीला, यहाँ पर ब्लू आ गया हमारा। फिर आता है जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा, तो हरा आ गया हमारा। वाई का मतलब होता है येलो, येलो मतलब पीला, तो ये पीला आ गया हमारा। ओ का मतलब होता है ऑरेंज, तो देखिए ऑरेंज, संतरा मतलब नारंगी कलर। ठीक है, तो ये ऑरेंज आ गया हमारा। फिर आता है आर का मतलब होता है रेड, रेड का मतलब जानते हो लाल। ठीक है, तो ये लाल आ गया हमारा। तो विबग्योर नाम याद रख के हम सारों को क्रम वाइज देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। तो आगे देखते हैं, 7 रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जो ये 7 रंग है वो हमें क्रम वाइज प्राप्त होते हैं। सफ़ेद रंग जब निकलेगा प्रिज्म में से तो ये 7 रंग दिखाई देंगे, और ये 7 रंग क्रम वाइज दिखाई देंगे। सबसे पहले बैंगनी, फिर इंडिगो, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। तो ये जो क्रम वाइज दिखाई देते हैं हमें, और इनसे जो बैंड बनता है, ठीक है, जब ये क्रम वाइज दिखाई देंगे तो एक बैंड के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम बैंड। ठीक है, या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अगला है हमारा विक्षेपण का कारण। ठीक है, तो किस कारण से ये विक्षेपित होते हैं, कलर क्यों दिखाते हैं, ऐसा कलर क्यों आता है, ऐसा बैंड क्यों बनता है। तो देखते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। ठीक है, सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से बना होता है, 7 रंगों से। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है
तो ये रंग अलग अलग कोण पर झुकते हैं, क्योंकि प्रत्येक रंग की गति प्रिज्म में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये बैंड क्यों बनता है? क्योंकि जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों का होता है, लेकिन जब इसको हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म में से निकलने पर इनके जो झुकने की गति होती है, जो झुकते हैं वो अलग अलग कोण पर झुकते हैं। इस कारण से क्या होता है, अलग अलग बैंड मिल जाते हैं हमको। ठीक है, देखिए क्योंकि रंग की गति प्रिज्म से अलग अलग होती है, जब प्रिज्म से गुजरेगा तो रंगों की गति अलग अलग होगी। ठीक है, कोई जल्दी जाएगा वो आगे और जो धीमे जाएगा वो पीछे। ठीक है, तो बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि लाल सबसे ज़्यादा झुकता है। ठीक है, जो बैंगनी है वो सबसे कम झुकता है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर वोयलेट आया है, और लाल है वो सबसे ज़्यादा झुकता है, इसलिए यहाँ पर लाल सबसे बाद में आया है। तो आगे देखते हैं, जो लाल रंग का प्रकाश है वो सबसे अधिक गुजरता है, सबसे अधिक आगे जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर डायग्राम की सहायता से, यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये ले लिया हमने एक प्रिज्म। ठीक है, कांच का प्रिज्म है, तो इसमें से हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक लाइट सोर्स ले लिया। ठीक है, अब लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, श्वेत प्रकाश है, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो ये यहाँ से जब तो ये यहाँ से आएगा। ठीक है, और आने के बाद में क्या करेगा, यहाँ से ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रिज्म में से गुजरा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंगों में विभाजित हो गया और ये स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला है रेड और ये वाला है वोयलेट। वोयलेट का मतलब बैंगनी और आर का मतलब रेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, किस प्रकार से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हुआ है यहाँ पर। तो अगला पॉइंट है हमारा आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन की कुछ थ्योरी है वो देख लेते हैं, न्यूटन साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। देखिए, न्यूटन कहते हैं कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांच के प्रिज्म का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। तो न्यूटन थे हमारे, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ही सबसे पहले कांच का जो प्रिज्म लिया और उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। ठीक है, श्वेत प्रकाश के द्वारा। तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उन्होंने ही सबसे पहले यह स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, सूर्य का प्रकाश है वो भी 7 रंगों से मिलकर ही बनता है। जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, अभी देखा हमने। जब इन रंगों को अन्य प्रिज्म जो पहले प्रिज्म के संबंध में उल्टी स्थिति में रखा जाता है तो उसे गुजरे तो हम पाएंगे कि सफ़ेद प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले हुआ क्या, यहाँ पर हमें सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा। ठीक है, प्रिज्म में से गुजारने के बाद हमें जो विबग्योर वाली लाइन है, वो पट्टी है, बैंड है, वो प्राप्त हुआ। लेकिन उस बैंड के आगे हमने एक और प्रिज्म लगाया उल्टा। ठीक है, तो हमें वापस कैसा प्रकाश प्राप्त होगा, वापस सफ़ेद प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र के सहायता से भी देख सकते हैं हम। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रिज्म लिया हमने और यहाँ पर प्रकाश सोर्स लिया और प्रकाश को यहाँ से गुजारा, तो यहाँ पर हमें जो ये विबग्योर वाली लाइन प्राप्त हुई, ये बैंड प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या किया, एक और प्रिज्म को उल्टा लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, वापस सफ़ेद में बदल गया। तो पर्दे पर कैसा प्राप्त हुआ, हमें वाइट रंग या फिर वाइट प्रकाश प्राप्त हुआ। अब देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किस प्रकार से होता है, उसमें क्या मैकेनिज्म होती है, वो भी देखते हैं। यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। ये तो हमने देखा था प्रिज्म के द्वारा, ये तो कृत्रिम था क्योंकि हम खुद क्या करते हैं, प्रिज्म को लेते हैं, प्रकाश डालते हैं, फिर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक प्राकृतिक होता है, इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा अपने आप बनता है। तो देखते हैं आगे, तो देखते हैं इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार से होता है, देखिए।
वायुमंडल में उपस्थित पानी की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। वे सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित तथा विक्षेपण कर देती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। फिर इन रंगों का आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में जब ये रंग वर्षा की बूंद से बाहर आते हैं तो पुनः अपवर्तित हो जाते हैं। इसके पश्चात यह रंग अपनी आंखों में पहुंचते हैं और हम इंद्रधनुष को आसानी से देख सकते हैं। होता क्या है यहाँ पर, जो सबसे पहले होता क्या है, वायुमंडल में उपस्थित पानी की बूंदें, जो पानी की बूंदें होती है वायुमंडल में, वो क्या काम करती है, छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अपवर्तित तथा विक्षेपण कर देती है। जो पानी की बूंदें होती है वो क्या काम करती है, प्रिज्म का काम करती है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो प्रिज्म की तरह काम करेंगी, तो वो बहुत सारी जो पानी की बूंदें होती हैं वो एक बड़ा स्पेक्ट्रम बना देती है सबकी सब मिलके, जिससे क्या होता है, अंत में जब ये रंग वर्षा की बूंदों को बाहर आते हैं तो इस प्रकार से इंद्रधनुष हमें दिखाई दे जाता है, बहुत सारे रंगों में विभाजित होकर, तो पुनः अपवर्तित हो जाते हैं। जब वर्षा की बूंदें होती हैं वो बाहर आते हैं, जब प्रकाश वर्षा की बूंद से बाहर आता है तो पुनः अपवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात यह रंग अपनी आंखों में पहुंचता है। क्या होता है, सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश होता है तो वायुमंडल में जो भी पानी की बूंदें होती है उनमें से होकर जाएगा प्रकाश और जाकर बाहर निकलेगा तो वह रंग बिरंगा हो जाएगा, रंगों में परिवर्तित हो जाएगा, अपना स्पेक्ट्रम दर्शा देगा, ठीक है, विक्षेपित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, प्रकाश बाहर आएगा और हमें दिखाई देगा। तो छोटी छोटी होती है तो बहुत सारी होती है, ठीक है, तो बहुत सारी सभी मिलके एक बड़ा इंद्रधनुष बना लेती है। ओके, और हम इंद्रधनुष को आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर हुआ था हमारा प्रिज्म से हमने गुजारा कर देखा था, ठीक है, विक्षेपण, और यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल था, ठीक है, प्रकाश की सहायता से और जो पानी की बूंदें हैं उनकी सहायता से। यहाँ पर तो छोटा सा डायग्राम भी देख लेते हैं बच्चों। सूर्य का प्रकाश ये आ रहा है हमारा, तो ये पानी की बूंद है, ये है वर्षा की बूंद या फिर पानी की बूंद। तो यहाँ पर आया और यहाँ से टकराकर बाहर चला गया, तो यहाँ पर बन गया है स्पेक्ट्रम, ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे तो हमें ये क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष बना हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो आगे के पॉइंट्स देखते हैं। इंद्रधनुष को लाल रंग ऊपर तथा बैंगनी रंग नीचे दिखाई देता है। सबसे ऊपर क्या होता है, लाल रंग, और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ पर बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये बात को नोटिस कर लेना दिमाग में, खोपड़ी में, ठीक है, अपने जो मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क है, उसमें अच्छी तरीके से बिठा लेना कि सूर्य और इंद्रधनुष कभी भी एक तरफ दिखाई नहीं दे सकते हैं। ओके, अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो हमें जो इंद्रधनुष दिखेगा वो पश्चिम में दिखेगा, अगर सूर्य पश्चिम में है तो हमें पूर्व में दिखेगा इंद्रधनुष, अगर सूर्य दक्षिण में है तो हमें उत्तर में दिखेगा इंद्रधनुष, अगर सूर्य किसी भी दिशा में हो तो उसके विपरीत दिशा में ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष की बात हो चुकी। अब देखते हैं हम वायुमंडलीय परावर्तन। वायुमंडलीय परावर्तन क्या होता है देखते हैं। वायुमंडलीय परावर्तन, तो वायुमंडलीय परावर्तन क्या होता है देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। जो प्रकृति में जो वायुमंडल होता है उसके द्वारा जो प्रकाश अपवर्तित होता है या फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तारा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। तो जो ये प्रकाश में अपवर्तन हुआ, इस कारण से जो तारा जहाँ पर है उस स्थिति में न दिखाई देकर हमें उससे ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह तारे का प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जो ये होता है, हमें तारा ऊपर दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जो विभिन्न परतों का बना होता है तथा इसका घनत्व विभिन्न होता है। जो पृथ्वी में जो चारों ओर वायुमंडल है, जो वायु है हमारी, ठीक है,
जो विभिन्न वायु है, ये में वायुमंडल में बहुत सारी वायु है, गैसें हैं, ठीक है, उसमें विभिन्न परतों का बना होता है, बहुत सारी परतें होती है, जैसे ओजोन परत होती है, बहुत सारी परतें होती हैं। तो तथा इनका घनत्व विभिन्न होता है, किसी का घनत्व होगा कम, किसी परत का होगा ज़्यादा। तो विभिन्न घनत्व से हमें क्या देखना पड़ता है, जैसे हमें तारों को देखेंगे तो बहुत सारी लेयर्स बीच में होती है, ठीक है, तो क्या होता है उन लेयर्स की वजह से उनका घनत्व कम ज़्यादा होता है, और घनत्व बदलता है तो हमें क्या होता है, कब कोई भी चीज़ है वो क्या तो ऊपर दिखाई देगी या नीचे दिखाई देगी, घनत्व बदलने की वजह से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के होने के कारण यह अविलंब की ओर झुकता है। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब तारे होते हैं, ठीक है, उनका प्रकाश पहले तो पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, ठीक है, तो वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के होने के कारण यह अविलंब की ओर झुकता है, वह अपने अविलंब की ओर झुक जाता है। घनत्व बदल चुका है हमारा, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा तो इस कारण से क्या होगा, यह अविलंब की ओर झुक जाएगा। अविलंब मतलब जो 90 डिग्री की तरफ झुक जाता है, थोड़ा नीचे हो जाता है, ऐसे समझिए। इसलिए तारे की स्थिति वास्तविक स्थिति से भिन्न होती है तथा तारा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। तो क्या होता है, जिस कारण से क्या होता है, झुक जाता है वो अविलंब की ओर, ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, वास्तविक स्थिति जो स्थिति उसकी है वह स्थिति हमें दिखाई नहीं देती है, उससे अलग स्थिति दिखाई देती है। और अलग स्थिति क्या दिखाई देती है, जो अपनी वास्तविक स्थिति पे है उससे हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कोई तारा यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर वास्तव में वह यहाँ पर है तो हम देखेंगे तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और अगर मान लो कोई तारा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वास्तव में वो उससे नीचे है। समझ चुके हैं? हाँ, तारे का टिमटिमाना, भैया आप देख लिया हमने, ऊंचा नीचा हो गया सब कुछ। अब देखते हैं कि भैया तारे टिमटिमाते क्यों हैं। अरे ये क्या जुड़ते बुझते हैं क्या, ठीक है, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, वो भी देख लेते हैं कि किस कारण से होता है। देखो मेरे बच्चों, देखो होता क्या है, जो तारे टिमटिमाते हैं उसके पीछे भी एक अपवर्तन का ही रीज़न है। तो देखते हैं क्या रीज़न है। यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है। देख लो बात आ गई ना, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण हो रहा है ये भी, ठीक है। तारे की स्थिति पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण यह प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करती है। जो तारे की स्थिति होती है वो पृथ्वी से बहुत दूर है, ठीक है, लाखों किलोमीटर दूर है तारा पृथ्वी से, तो बहुत दूर होने के कारण प्रकाश बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करता है। बिंदु मतलब पॉइंट्स, स्रोत मतलब स्रोत या फिर जो भी चीज़ें जिसके द्वारा होती है, ठीक है, उस चीज़ कहते हैं। तो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में होता है, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक स्थिति स्थिर नहीं है, अतः तारे के प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित तो होती है। जो तारे के प्रकाश की किरण होती है वो अपने पथ से विचलित होती है तथा तारे की स्थिति भी बदलती है। जो पृथ्वी होती है या वायुमंडल होता है उसकी भौतिक स्थिति एक समान नहीं है, ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, यह अपने पथ से विचलित होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा हिलता डुलता रहता है, जिस कारण से क्या होता है, तारे की स्थिति बदलती है। तारा है वो बदलता है, मतलब ऊपर है वो, मान लो स्थिति एक जैसी नहीं है, थोड़ा बहुत तूफान सा चला, थोड़ा बहुत ठंडी बढ़ी गर्म हुआ तो थोड़ा बहुत हिलता रहता है ना। उस कारण से क्या होता है, जो हिलते समय जो विक्षेपण होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, हिलते समय जो प्रकाश होता है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मान लो थोड़ा सा यहाँ पे था, ठीक है, तारा, और यहाँ से जब यहाँ आया तो बीच का गैप है वो हमें दिखाई नहीं दिया, ठीक है, तो हम सोचेंगे यहाँ से यहाँ आया तो इतनी दूर है हमारे, ठीक है, इतनी दूर है तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये दूर है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है हमें कि जितनी वो दूर है यहाँ से यहाँ पर आया है। लेकिन हम इसे बहुत दूर से देखेंगे तो हमें डिस्टेंस का पता ही नहीं चलेगा कि ये हिला है कि नहीं, लेकिन ऐसे लगेगा यहाँ पर दिखा, फिर वो हिलेगा और यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर दिखेगा हमें, तो बार बार इस प्रकार से होता है, तो ऐसे लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। इसलिए हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में उतार चढ़ाव होता है, कभी तेज तो कभी मंद, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब तारे हिलते हैं, ठीक है, तो कुछ प्रकाश तो हमें दिखाई दे जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। जब वो हिलते हैं तो उस समय का प्रकाश हमें दिखाई नहीं दे पाता है हमारी आंखों से, ठीक है, तो इस कारण से हमें क्या होता है,
ऐसे लगता है कि तारे या तो फिर एक जगह जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं का मतलब टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ने देख लिया कि तारे क्यों टिमटिमा रहे थे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि तारे तो टिमटिमा गए भैया, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। ग्रह भी तो हमसे दूर है, वो उनके बीच में भी तो भौतिक अवस्थाएं बहुत सारी है, लेकिन वो क्यों नहीं टिमटिमा रहे। चलो इसको भी देख लेते हैं साथ के साथ में। ग्रह की स्थिति पृथ्वी के करीब होने के कारण वे प्रकाश के बड़े स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। इन प्रकाश के स्रोतों को बड़ी संख्या में बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों के संग्रहण के रूप में देखा जाता है। यह बिंदु स्रोत एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कभी व्यक्ति बिंदु स्रोतों से हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो पहली बात तो ये, जो तू टिकटम चलती है, ये नहीं भैया, यहाँ पर क्या बात हो रही है, हमारी ग्रहों की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, पहली बात तो ये कि जो ग्रह होते हैं उससे बहुत अधिक दुगनी दूरी पर तारे होते हैं। जैसे हमसे पृथ्वी पर हम हैं, तो हमसे और ग्रह के दूरी और हमसे और तारों की दूरी, तो ग्रह की जितनी दूरी हमसे वो मान लो उससे भी दुगनी दूरी पर तारे होते हैं भैया, ठीक है। तो ग्रह हमसे नज़दीक है लेकिन तारे क्या हैं, दूर है। तो हमारे ग्रह नज़दीक है तो क्या होगा, मैंने कहा तक जितना दूर होगा, ठीक है, वही असामान्यता होगी, हमें आंखों में दिखाई देने में ऐसा ही दिक्कत होगी। जो छोटे मोटे प्रकाश है वो तो इग्नोर हो जाते हैं हमारी आंखों से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम होते हैं वो क्या होते हैं, करीब होते हैं ग्रहों के। पहला ही रीज़न तो ये है कि हमें दिखाई क्यों नहीं देते टिमटिमाते हुए ग्रह। पहला रीज़न तो यह है कि हम होते हैं वो करीब होते हैं ग्रहों के, और दूसरा बड़ी संख्या में बिंदु आकार के प्रकाश स्रोत के संग्रहण के रूप में देखा जाता है। जो बड़ी संख्या में मतलब पास है तो प्रकाश स्रोत भी ज़्यादा है ग्रहों का, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत ज़्यादा है, ठीक है, तो जो हमें प्रकाश स्रोत हिलते हुए वो भी हिलते हैं, ग्रह भी हिलते हैं, जैसे तारे हिल रहे थे, ठीक है, अपनी स्थिति बदल रहे थे, लेकिन पास में है तो जो बीच में हिल रहे थे तब उस जो प्रकाश हो रहा था वो प्रकाश था वो भी हमें दिखाई देता है। वो प्रकाश होता है वो कैंसिल नहीं हो पाता है, ठीक है। जो हिलते वक्त जो प्रकाश थोड़ा बहुत हिलता है ना वो भी दिखाई देता है, क्योंकि ये थोड़े पास में होते हैं, तो इसलिए ये टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। इसलिए सभी व्यक्तिगत बिंदु स्रोतों से हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे प्रकाश की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो पूरा प्रकाश आंखों में जाता है तो पूरा ही दिखाई देता है। लेकिन ग्रह में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, छोटा मोटा प्रकाश हमें दिखाई नहीं दे पाता है, लेकिन ग्रह पास में होते हैं तो अधिक प्रकाश होता है, तो उस कारण से हमें दिखाई देता है पूरा ही, ठीक है। तो इसलिए ये टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते, इस कारण से ये टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। तो आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है हमारा। अगला पॉइंट है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो देखो है अग्रिम सूर्योदय मतलब पहले, अग्रिम मतलब आगे, तो इससे हम यहाँ ले सकते हैं पहले। अग्रिम का मतलब पहले सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, विलंबित का मतलब होता है देर से या फिर बाद में। सूर्य उदय होने से पहले ही हमें दिखाई दे जाता है और सूर्यास्त होने के बाद तक। और विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्य उदय होगा, ठीक है, उससे पहले दिखाई देगा हमें, लेकिन हमें जो सूर्य है वो क्या अभी अस्त नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है। सूर्य अस्त होने के बाद भी दिखाई देता है सूर्य। यहाँ पर आया नहीं सूर्य बाहर, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा, और सूर्य है वो अंदर चला गया फिर भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है, मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य या फिर कोई भी चीज़ है वो हमें क्या होता है, जो मेन स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। मान लो सूर्य है, मतलब यहाँ पर है सूर्य, ऐसे समझिए, तो यहाँ पर सूर्य है एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन इस स्थिति से हमें ऊपर दिखाई देगा। तो मान लो हमें यहाँ तक ही दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन सूर्य तो यहाँ पर है। देखो सूर्य मैन तो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन मैन जहाँ पर है उस स्थिति से ऊपर दिखाई देता है हमें, तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो सूर्य वास्तव में तो यहाँ पर आने पर उदय होता है, लेकिन पहले ही हमें यहाँ पर दिखाई देने लग गया, तो सूर्य पहले उदय हो गया। और सूर्यास्त कैसे, देखिए मान लो सूर्य है वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, लेकिन हमें दिखाई यहाँ पर ही दे रहा है, अस्त हो गया लेकिन अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अस्त होने के बाद भी दिखाई दे रहा है, इसलिए होता है देरी से अस्त होता है, जल्दी आ जाता है और देर तक जाता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई
देने लगता है। तो वास्तविक सूर्य उदय नहीं होता, उससे 2 मिनट पहले से हमें दिखाई देने लग जाता है, तथा वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है। लेकिन अस्त हो जाता है, उसके 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, वही बात आ गई ना जो मैंने बताई है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तो दिन की अवधि लगभग 4 मिनट कम हो जाती है। अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होगा तो दिन है वो 4 मिनट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट सूर्योदय के और 2 मिनट सूर्यास्त के, 2-2 मिनट सूर्य जल्दी दिखाई देगा। ठीक है, 2-2 और 4 मिनट सूर्य हो जाए, क्योंकि जो हमारा जो ये विवर्तन, ये परावर्तन, ये जो कारण है इसका, वो क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमें समय पर ही दिखाई देगा, उस समय पर ही छिप जाएगा। तो 2-2 मिनट दोनों में जल्दी हो रहा है ना, तो दोनों 4 मिनट कम हो जाएंगे, इसलिए कम हो गया। तो देखिए, जैसे ये हमारी है पृथ्वी, ओके, और यहाँ पर है हम। ठीक है, देखो कितने अच्छे हम पृथ्वी पर से देखेंगे हम, तो वास्तव में तो सूर्य होगा यहाँ पर, लेकिन हमको दिखाई देगा यहाँ पर, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है। सूर्य की आभासी स्थिति और यह है सूर्य की वास्तविक स्थिति। ओके, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, और यार क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। ठीक है, और भी क्लासों को अगर आप देखना चाहते हो तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर टैप करोगे तो आपको सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। और इससे पहले की क्लासेस सब हमने और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई है, और भी आनंद आने वाला है, और आगे की क्लासें होंगी उनमें और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है पढ़ने में, और समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर एग्जाम में यह टॉपिक आता है तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, मुझे पता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।